नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और मेरे साथ सुमित अवस्थी। अभी आपने देखा एनडीटीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू सबसे अलग और व्यापक है इसके मायने में भी कि ये भविष्य के भारत की झलक दिखाता है। जी हाँ, भविष्य के भारत की झलक दिखलाने वाला ये इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। AK भट्टाचार्य जी, जो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में नीरजा चौधरी जी भी जुड़ रही हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय दुआ साहब, जो कि पूर्व सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, यानी भारत सरकार में काम कर चुके हैं सचिव के तौर पर। और थोड़ी ही देर में इस बातचीत में हमारे एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री के साथ खास बातचीत की है। जी, पहला सवाल भट्टाचार्य जी आपसे, इकोनॉमिक गवर्नेंस, फिस्कल डेफिसिट और डिसिप्लिन को लेकर एक गंभीरता, डिजिटल क्रांति को लेकर एक प्रतिबद्धता, पीएम ने ये तमाम बातें हैं जो इस इंटरव्यू में कही हैं। आपके लिए टेक अवे क्या रहा इस इंटरव्यू का? जैसे आपने कहा कि जो बटन्स जो हैं, इकोनॉमिक गवर्नेंस, फिस्कल प्रूडेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 125 डेज ऑफ इकोनॉमिक प्लान अनवील करेंगे। ये सारे जो इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ देना, ये सारे सही बटन हैं। मैं समझता हूं कि उनका जो ओवरऑल जो एक अप्रोच रहा है इकोनॉमी को देखने का, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो जो वही एक अप्रोच रही है कि फिस्कल कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोड़ देना, और टैक्स के बारे में भी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्स कलेक्शंस बढ़ती है, घटती नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस इंटरव्यू से हमें ये नहीं आशा करना चाहिए कि वो क्या करेंगे अगले 5 साल अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, पर हमें ये देखना है कि उनकी अप्रोच जो है इकोनॉमिक पॉलिसी में वो कैसी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो अप्रोच जो है वो जैसे पुराने पिछले 5 साल में हमने देखा है कि एक वित्तीय घाटा के ऊपर जोर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी एम्फेसिस, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सुदृढ़ बनाने का जो एक उनका जो एक एम्फेसिस रहा है, वो मुझे इस बार भी इस इंटरव्यू में दिखा। मेरे साथ स्टूडियो में नीरजा जी भी जुड़ी हुई हैं और कुछ राजनीतिक सवाल भी संजय पुगलिया जी ने पूछे प्रधानमंत्री से। नीरजा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वो ईस्ट और साउथ को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है कि बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष का जो अलायंस बना है, जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर इंडिया अलायंस बोल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी का, फोटो खिंचाने वाला अलायंस है। आपका एक टेक अवे क्या है इस पूरे इंटरव्यू से नीरजा जी? देखिए, ओवरऑल भाषण में जो अच्छा लगा वो रिफ्लेक्टिव था थोड़ा। इस बार प्रधानमंत्री के हाल के भाषण बहुत ही आक्रामक रहे हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिस पे लोगों की टिप्पणी हुई है, देश में भी इस पे चर्चा हुई है। कई लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो आज का वापस गवर्नेंस की तरफ इशारा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, जो मुझे जैसे अच्छा लगा क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ, कि देश को कैसे कुपोषित किया जाए। ये सोशल सेक्टर, वेलफेयर एक इंटीग्रल पार्ट होगा गवर्नेंस का। अभी तक कई चीज़ों पे सरकार का ध्यान उतना नहीं गया जितना शुरू में जैसे गया था। तो और पॉलिटिक्स को लेके तो उन्होंने इंडिया पे तो धावा बोला ही है, जैसे बोलते हैं, हर स्पीच में बोलते हैं, परिवारवाद की तरफ इशारा किया। और जिस चीज़ पे वो असली में भड़के और मजबूती से, बहुत मजबूती से उन्होंने आक्रमण किया अपोजिशन और खासकर कांग्रेस के ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था कि 400 पार का नारा। आप कह रहे हो कि हम संविधान बदलेंगे, 400 पार तो हम लोग एनडीए प्लस को लेके वैसे भी थे,
और फिर गिनाया कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी ने किस तरह से संविधान को बिल्कुल इमरजेंसी में ख़त्म कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स को। राजीव गांधी से शाह बानो की जजमेंट, जो कि उसका संविधान से जो रिश्ता जुड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट को कि जजमेंट को निगेट करने के लिए उस समय, तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। तो इस तरह से लेके प्रेजेंट तक वो आए राहुल गांधी तक, और काफ़ी मतलब पलटवार किया उन्होंने कांग्रेस के ऊपर। वो तो मतलब एक्सपेक्टेड ही था, चुनाव तो अब 10 दिन में ख़त्म होने वाले हैं। पर ओवरऑल मुझे लगा कि जैसा कि आपका वो भी कहता है इंटरव्यू के बारे में, कई इंटरव्यूज़ के मुकाबले में थोड़ा रिफ्लेक्टिव था और गवर्नेंस की तरफ, जैसे अगले 25 दिनों में फर्स्ट 125 डेज में क्या होगा और आगे जाके क्या होगा, 100 साल का विजन, 1000, वो तो देते रहे। एक कल्चरल प्रोजेक्ट तो आरएसएस बीजेपी का रहा ही है 1000 साल वाला। जी अजय दुआ जी, ये एक व्यापक इंटरव्यू रहा। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सुधार की उन्होंने बात की और ये भी जिक्र किया कि कैबिनेट में अब जब भी कोई बिल आता है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नोट होना ज़रूरी है। ये एक बड़ा जो बदलाव उन्होंने इस पूरे सिस्टम में किया है। आपके लिए इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात क्या रही? आपने प्रश्न पूछा शिखा जी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और जो मंत्रिमंडल की प्रथाएं हैं उसके बारे में मैं कहूँगा कि ये दोनों बहुत महत्व की चीज़ें हैं। कारण आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं वो 100 साल 150 साल पुरानी सिस्टम पे चल रही है। उस टाइम जो निर्णय लेने वाले थे या निर्णय को ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते थे वो अपने आप को एक क्लास अलग समझते थे कि हमने आदेश दे दिया, उसके बाद आगे करने वाले कोई और है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक बहुत महत्व की चीज़ कही। उन्होंने कहा कि प्रमोशन का क्राइटेरिया, किसी आपकी उन्नति पदोन्नति होगी कि नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं होना चाहिए कि मेरी पदोन्नति कैसे होगी। उन्होंने देखना है कि जो उद्देश्य था, जो प्रोग्राम या जो काम आपको ब्यूरोक्रेसी को दिया गया उसका उद्देश्य क्या था, और वो उद्देश्य भरा के नहीं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि मैं ब्यूरोक्रेसी में वो लाना चाहूँगा। वो तभी होगा कि जब ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा फेरबदल हो। आपने एक बारी आईएएस में ज्वाइन कर लिया, ये नहीं मतलब कि आपने गलती नहीं की तो आप सचिव जरूर बनोगे। उनका कहना है आपने हर पद पे अगर कुछ करके दिखाया, जो आपको काम दिया गया है वो हुआ, तब आगे आप जाएंगे। उनकी भी जवाबदेही होगी, ब्यूरोक्रेट्स की भी, बिल्कुल नौकरशाही की। नहीं, बिल्कुल वही तो वो कह रहे हैं कि आपको जन्म के लिए ले लिया आईएएस में, मतलब जिसे कहते हैं ना आप यू हैव अराइव्ड, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। पहला ये। दूसरा कि मंत्रिमंडल में अब हम एक देश विश्व की शक्ति बन रहे हैं। थर्ड लेवल इकोनॉमी, मतलब थर्ड रैंकिंग इकोनॉमी बन जाएंगे, अभी नहीं तो 5-7 साल बाद, या कभी ना कभी जरूर बनेंगे जी। मतलब वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि जर्मनी में क्या होगा, जापान में क्या होगा, कारण वो अभी हमसे आगे हैं। अमेरिका चाइना तो है ही, तभी हम थर्ड की बात करते हैं। पर हमें अब जब विश्व की एक महत्व का देश बन रहे हैं कि जो कोई प्रस्ताव आप मंत्रिमंडल के सामने लाए कि बाकी देशों में क्या हो रहा है इस सब विषय पे, वो भी मंत्रिमंडल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर, वही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के। अगर हम कह रहे हैं कि हम देना चाहते हैं मुफ्त खाना, मुफ्त राशन, आप ये भी नोट में डालिए कहाँ दिया जा रहा है, कहाँ पे इसका क्या ठीक रहा, क्या अनुभव ठीक नहीं रहा। हमें आगे उसको अगर विस्तार में कुछ, हर देश की कुछ तो पिक्यूलियरिटीज होंगी कि जो उनके कारण करना पड़ेगा, पर जहाँ किया गया है तो क्या अनुभव रहा।
तो ये सब चीज़ें ग्लोबल स्टैंडर्ड जब कहा कि नॉर्म्स क्या है, कि अनुभव क्या है, कि वो पूरी पिक्चर पर्सपेक्टिव मिले। पर्सपेक्टिव पुराना भी, पर्सपेक्टिव चाहे फ्यूचर का कहते हैं, पहले क्या हुआ उसका अनुभव क्या रहा हमारे जैसे देशों में और दूसरे देशों में, हमारे जैसे ना भी हों, आगे भी विकसित देश भी हों। कारण हमने भी कहा है कि हम 2047 तक विकसित देश होंगे। अब हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना अनिवार्य है। आप जो बातें बोल रहे हैं, आप तीनों की बातें सुन के इंटरव्यू में जो खास बातें रहीं वो टेक अवे समझ में आए। लेकिन इस वक्त अब हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी स्वागत है आपका। बड़ा शानदार, बड़ा बढ़िया इंटरव्यू रहा। काफ़ी चीज़ें जैसा कि नीरजा जी के शब्द को अगर चुराऊँ मैं, बहुत ही रिफ्लेक्टिव था इस इंटरव्यू, बहुत सी चीज़ें। मेरा सवाल सर आपसे पहला यही है संजय, कि इस पूरे इंटरव्यू में हमने देखा चुनावों में कई सारे इंटरव्यूज़ प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं। आपके हिसाब से इस इंटरव्यू में क्या अलग था, क्या सबसे खास बात रही? इस इंटरव्यू में अलग बात ये है सबसे बड़ी कि ये इंटरव्यू बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। ये अंदाज मिलता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वापस सरकार में आते हैं तो वो क्या काम करेंगे और उस काम का स्केल, साइज़ और एम्बिशन क्या होगा। अगर इस इंटरव्यू को आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो योजना में तब्दील होने जा रही हैं। वो हमेशा बहुत कम बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें होती हैं प्रेग्नेंट विथ फार रीचिंग डेवलपमेंट्स। तो अगर वो डिफेंस का जिक्र कर रहे हैं, या वो कैबिनेट में जल्दी डिसीजन मेकिंग का जिक्र कर रहे हैं, या अगर वो कह रहे हैं कि एआई के मामले में दुनिया का भारत सबसे बड़ा लीडर बनने जा रहा है, या वो कह रहे हैं कि गति शक्ति का इस्तेमाल प्रोजेक्ट तय करने में हम कैसे करते हैं, तो आप ये मान कर के चलें कि अगले 5 साल के बारे में क्या क्या वो करने जा रहे हैं ये बता दिया है। हमको एनडीटीवी में थोड़ा ऑब्सेशन है इस बात का कि हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग जर्नलिज्म करें। तो ये इंटरव्यू का मौका ऐसा था कि 3 फेज़ निकल गए, बाकी जो बचा है उसमें एक तरह की क्लैरिटी लोगों को आ गई है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी है, अभी तो अगर लगा हुआ है, टेक्निकली अगर लगा हुआ है कि अगर जीते तो, लेकिन प्रैक्टिकली पेसिमिस्ट से पेसिमिस्ट कैलकुलेशन ये बता रहा है कि बीजेपी और एनडीए सरकार में वापस आ जाएंगे। इसलिए हमको लगा कि अब तो ये पता करना चाहिए कि होने वाला क्या है। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच वाला कन्वर्सेशन था ये, और इसमें इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें बहुत बड़ी हेडलाइंस हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, गवर्नेंस के बारे में और इलाकों के बारे में, केंद्र, राज्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एफडीआई आए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही बड़ी बातें हैं, बड़ी योजनाएं हैं। इसी का पता लगाने का मेरा इरादा था, जो पता लग गया। सुमित, आखिरी बात ये कहूँगा कि 10 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था 2014 में भी, कैंपेन के आखिरी दौर में, वो इंटरव्यू भी इत्तेफाक से ऐसा निकला कि अगले 5 से 10 साल जो काम हुए उसका एक खाका, उसकी एक रूपरेखा उसमें पकड़ में आ गई थी। तो शायद थोड़ा मन में ये बात थी मेरे कि ये इंटरव्यू अगर करने का मौका मिलता है तो हम प्रधानमंत्री जी से आगे की जानकारी लेना चाहेंगे कि उनके मन में क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। जी संजय, भविष्य के भारत का जिक्र बार बार इस इंटरव्यू में हो रहा है, तो भविष्य के भारत की क्या झलक दिखी आपको इस इंटरव्यू में? जब वो ये बताते हैं कि देखिए 1300 आइलैंड्स थे और उसके बारे में सरकार के पास पूरा कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो अब हमने पता लगाया है, और एक एक आइलैंड इतने बड़े हैं कि जहां सिंगापुर का निर्माण हो सकता है, सिंगापुर जैसे बड़े शहर का निर्माण हो सकता है। फिर थोड़ा सा रुक करके बोलते हैं कि और इस दिशा में हम काम कर भी रहे हैं। तो एम्बिशन और स्केल के मामले में विकसित भारत बनाने के लिए जिस बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत है, ये उनके दिमाग में बहुत क्लियर है। उनके दिमाग में ये क्लियर है कि शुरू में तो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को अपील करती हैं, वोट ले लेती हैं, सेंटिमेंट और इमोशन और आइडियोलॉजी का खेल बन जाता है। लेकिन ये तीसरा कार्यकाल होगा, अगर सॉलिड डिलीवरी नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियां बेहतर नहीं हुई हैं, तो काम नहीं चलेगा थर्ड टाइम की इनकम्बेंसी और थर्ड टर्म के बाद। इसीलिए इस बार मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, सचेत हैं इस बात को लेकर के कि
ये कार्यकाल जो है बहुत सीरियस काम का होना चाहिए। इसीलिए जब वो बार बार 100 दिन और 25 दिन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये पढ़ता हूँ कि वो बहुत तेज़ी से बड़े बड़े कामों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं फ्लड ऑफ एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, जो कि मूल मकसद जो है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की कैसे बने, उसके जो माइलस्टोन हैं, जो ट्रिलियन के बाद 1-1 ट्रिलियन हमको हर 2 या 3 साल में जोड़ना है इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से, उसको देखते हुए वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सचेत हैं कि तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। उसका खाका, उसकी रूपरेखा इस इंटरव्यू में हमको पता लगी। इसीलिए इंटरव्यू को मैं एक्चुअली ये नहीं कि हमने लिया है इसलिए हम इसकी तारीफ़ करें, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इंटरव्यू है, बहुत इंटेलिजेंस है इसमें छुपा हुआ। बिल्कुल। संजय जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, इस बातचीत के दौरान शेयर मार्केट की बात भी होती है, जो आप कह रहे हैं ना कि अर्थव्यवस्था के मामले में 25,000 पे आई थी जब सरकार था, स्टॉक मार्केट 75,000 के आसपास पहुंच गया है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिएगा 4 जून के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट आगे बढ़ेगा। मुझे लगा था कि प्राइम मिनिस्टर इस पे बहुत सावधानी से बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कही जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो ये है कि उन्होंने कहा जो नए इन्वेस्टर हैं, जो यूथ ज़्यादा है, उनको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा एक रिस्क का काम होता है, लेकिन उसमें कमाई भी बड़ी तगड़ी होती है। पिछले दिनों जो कुछ एंग्जाइटी हुई शेयर बाज़ार में, उसके कारण दूसरे थे गिरने के, लेकिन लोगों ने ओवर सिंप्लीफाई करके इससे जोड़ दिया कि क्या नंबर का गेम है, जनादेश कैसा आएगा, उसकी वजह से तो ये नहीं है। तो हमको लगा कि ये समझना चाहिए, इनसे भी मौका मिला है तो क्यों न पूछें। उनका तो साफ है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी एनडीए आराम से वापस आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो शेयर बाज़ार के हिसाब से आप पूछ रहे हैं चूँकि, तो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर गिनवाए हैं, टेक्नोलॉजी से लेके, डिजिटल से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, डिफेंस से लेके पीएसयू तक। इससे पता लगता है, और जो शेयर बाज़ार में काम करने वाले लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो इस इंटरव्यू को इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि अच्छा कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में एक्शन होने जा रहा है। और हमको लगता है कि ये जानकारी हमको लोगों को पहुँचानी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। सोचते वक्त थोड़ा सा संकोच मुझे भी हो रहा था। जी संजय, यूथ को लेकर भी बहुत उत्साहित हैं पीएम। बार बार उन्होंने जिक्र किया कि मंथन जब हो रहा है तो हमने यूथ क्या सोच रहा है, हम उसको भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने जिक्र किया गेमिंग को लेकर यूथ जिस तरह से एक्साइटेड है और एक प्रोफेशन के तौर पर इसको ले चुका है। साथ ही एआई को लेकर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से उनकी मुलाकात का भी उन्होंने जिक्र किया आपकी इस बातचीत में। तो यूथ उनके केंद्र में है और आगे भी रहेगा। संजय, बिल्कुल, क्योंकि यंग डेमोग्राफी है और ये हमको बहुत आगे ले जा रही है। और ये लोग चूँकि एनर्जी चैनलाइज करने की वो बात कह रहे हैं इंटरव्यू में, तो साफ है कि उनका यूथ आउटरीच हमेशा बढ़ेगा। इसका संबंध देश को मजबूत बनाने से इसी वर्क फोर्स के ज़रिए है, इसका संबंध पढ़ाई से और उसके बाद नौकरी से और रोज़गार से है। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा फोकस एरिया होने जा रहा है। उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि रोज़गार के इशू को कैसे टैकल किया है सरकार ने। फिर भी यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। ये बहुत क्लियर हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बात को लेकर के कि यूथ पर फोकस क्यों करना ज़रूरी है, न सिर्फ देश की तरक्की के लिए, बल्कि अगर उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल मोदी जी को ठीक से इस्तेमाल करना है तो उसमें इनकी बड़ी ज़रूरत होगी। तो उन्होंने जिक्र किया हल्का सा कि माय भारत नाम का एक नया इनिशिएटिव वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उनको कैसे बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए। जाहिर है कि वो कोई वहाँ पर भी नए इनिशिएटिव के साथ आएंगे। बिल्कुल यही सब कारण थे। गवर्नेंस पर मैंने बहुत ज़्यादा बात करने की उनसे कोशिश की और दुआ साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के एक सीरियस प्लान की तरफ ये बढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ों का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ये अटकलें हो सकती हैं, लेकिन बहुत मेजर चेंजेस होगा जिस तरीके से प्रशासन चलता है। हुक्मरानों की जगह सेवकों की फ़ौज कैसे खड़ी की जाए, इस तरह का कुछ खाका मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनमें नज़र आता है। और इसीलिए रिक्रूटमेंट, अप्रेजल और प्रमोशन और लाइफ का मकसद क्या, ये 3-4 वाक्य हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद पूरी जो सिविल सर्विसेज हैं इस इंटरव्यू को दोबारा सुनना चाहेगी, ये समझने के लिए कि हमारे बारे में मैसेज क्या दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। एक चीज़ और संजय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस इंटरव्यू में एक जगह पर बातचीत में वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं।
और दलितों के लिए ज़रूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जोड़ते हैं कि भाई दलितों के पास तो खेती का काम नहीं है, उनके लिए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ के ज़रिए वो 2-3 अपने जो कह सकते हैं ना कि तीर से निशाने साधते हैं, दलितों को भी एडजस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आनी चाहिए, हम उस मुहाने पर खड़े हुए हैं। ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करेंगी आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था पर भी और देश की राजनीति पर भी? बहुत ज़्यादा। दरअसल क्या है कि हम लोग अपने विवर्ष में जिस चीज़ को नहीं पकड़ते, ज़माना आगे बढ़ चुका है। इस वक्त का ज़माना एंटरप्रेन्योरशिप और फ्री कैपिटल और जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट, प्राइवेट कैपिटल पर बना हुआ मार्केट, इस पर भरोसा करने वाला भारत हो गया है। ये हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के डिबेट में चूंकि बाइनरीज में फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा इररिलेवेंट मॉडल है। प्रधानमंत्री इसीलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी के सबसे बड़े एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े एडवोकेट थे। वो जानते थे कि भारत की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये खेत देहात गरीबी वाला काम नहीं आएगा, तो बहुत दूरदर्शी थे, इसीलिए बात उन्होंने कही थी और मोदी जी ने उस बात को पकड़ी है। ठीक है, उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग अपनी जगह है, लेकिन बिल्कुल फ्री कैपिटल जिसको बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाली इकोनॉमी, उसी के द्वारा लीड की जाने वाली इकोनॉमी जिससे भारत विकसित बनेगा, उसके बिना कोई गुजारा है नहीं, कोई चारा है नहीं, उसी को वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। बाय द वे, अगर एके भी हमारे साथ हैं तो सुमित, मैं आपसे परमिशन लेकर के उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उनका पहला जवाब मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया था। वो भी गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोजली स्टडी करते आए हैं और जाहिर है कि हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो एके भी से मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये वाला जो हिस्सा है गवर्नेंस वाला, उसको उन्होंने कैसे परसीव किया है? कहीं मैं ओवर रीड तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं संजय, ऐसा है, देखिए जो गवर्नेंस का जो स्ट्रेस है वो भी काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेस रहा है गवर्नेंस के ऊपर। मैं आपको उदाहरण से बस समझाऊंगा इसको कि देखिए वो जब उन्होंने कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की, उन्होंने उसका एक नया डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि देश में इन्वेस्टमेंट की तरक्की होगी अगर स्टेट्स और भी सहायता करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर से कि वो कह रहे हैं कि स्टेट्स के साथ साझेदारी से और भी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव न होकर कोऑपरेटिव भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, और इसके साथ आपको ये देखना है कि जो बीजेपी के जो संकल्प पत्र था उसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस का एक रिफॉर्म्स की बात की गई थी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टेट्स के साथ साझेदारी और थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस का रिफॉर्म्स और एम्पावरमेंट, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट को ये सीरियस के एक इंडिकेशन मानते हैं, मैं समझता हूं कि स्टेट्स के साथ सेंटर का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। किस तरह से स्टेट्स को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर और भी एक अच्छा एक पार्टनरशिप की तरह ले आ सकें, ये पहली बात है। और दूसरी बात जो है कि आपने जो एक कहा कि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में जाने की जो एक शिफ्ट को इंडिकेट किया, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। क्योंकि वो एक जगह वो कहते हैं, आपको जवाब देते हैं कि एग्रीकल्चर में रूल्स या लॉज चेंज करने से सब कुछ नहीं होगा, हमें इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना पड़ेगा। पर अगर हम देखें उनकी ये बात और हमारे वित्त मंत्री की भी जो बात, ये साफ है कि तो अगले 5 साल में अगर बीजेपी सरकार वापस आकर सरकार बनाती है तो एग्रीकल्चर में तो थोड़ा बहुत जोर रहेगा, पर हम अगर ये आशा करें कि एग्रीकल्चर में वो फिर वो रूल्स को फॉर्म करेंगे, लॉज को चेंज करेंगे, वो हम आशा नहीं कर सकते। पर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि पीएसयू में जो जोर उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार प्राइवेटाइजेशन में उतना ज्यादा जोर शायद नहीं होगा। मैं चौथी बात जो मैं कहूंगा, अगर अब समय है, तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो बात है, ये पहली बार भी उन्होंने 2014 में ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात की थी। उन्होंने कुछ अगुवाई भी की थी, उन्होंने नए इनिशिएटिव लिए थे, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बहुत रिफॉर्म भी हुई थी। पर मैं समझता हूं कि मौलिक सुधार सिविल सर्विस में
वो नहीं हुई है। और शायद अगर ये जो उनका कहना अगर सच में साबित होता है अगले 5 साल में, मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक निर्णय होगा। जी जी, आप आखिर में संजय एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आपने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया है, आपने इसका जिक्र भी किया, लेकिन कोई पैरेलल है क्या? आप कैसे तुलना करते हैं पहले के इंटरव्यू और आज के इस इंटरव्यू के? जैसा मैंने शुरू में बताया सीखता, दरअसल अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो पिछले 22 साल में ये मेरा मोदी जी का 5वां या 6ठा इंटरव्यू है, शायद 5वां या 6ठा होगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव इंटरव्यू 2014 वाला था, ठीक सरकार बनने के पहले। और पूरे अगले कार्यकाल में वो बातें हुई, वो इंटरव्यू भी बहुत फ्री फ्लोइंग था, ये इंटरव्यू भी बहुत फ्री फ्लोइंग था। सारे सवाल मेरे चुने हुए थे, मेरे तय किए हुए थे, और उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ही कंफर्टेबल थे बात करने के लिए। एक ही बात की थी मैंने इनके दफ्तर से कि मैं गवर्नेंस पर फोकस करना चाहता हूं ताकि फॉरवर्ड लुकिंग इंटरव्यू बने, ये मेरी गुजारिश थी, जिसको उन्होंने कृपापूर्वक माना। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये इंटरव्यू में और 14 में फ़र्क कम है, समानता ज़्यादा है। 10 साल के बाद उनसे दोबारा एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि ये आगे के लिए तैयार करना, कोई भी स्टेक होल्डर हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब सीकर हो, बिजनेसमैन हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिसी मेकर हो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, ये जो क्रिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस देश को चलाने और बढ़ाने में, वो ये देख रहे हैं कि क्या क्रिस्टल बॉल गेजिंग में क्या समझ में आ रहा है। यही मेरा एफर्ट था कि इसको डिकोड करें। अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोग ठीक ठाक पास मार्क्स दे दीजिए। भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाता हुई ये पूरी बातचीत थी आपकी और प्रधानमंत्री के बीच की। बहुत कुछ चीजें ऐसे आप खुद बता रहे हैं संजय, आने वाले वक्त में बहुत से लोग हैं इस इंटरव्यू को बार बार देखने जाएंगे, क्योंकि ऐसी तमाम चीजें अंडरलाइन हो रही हैं जो भारत के भविष्य की किस दिशा में लेके जा रही है राजनीति और खासकर हमारी गवर्नेंस, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर रहे हैं। शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जी, हमारे सभी मेहमानों का भी शुक्रिया, अजय दुआ जी, नीरजा चौधरी और ए.के. भट्टाचार्य, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे इस इंटरव्यू में, जो एक व्यापक है, बड़ा इंटरव्यू है, तमाम बातें जो सामने आई हैं इस पर एक बार फिर नजर डालेंगे। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक। तो आपने देखा ये बड़ा इंटरव्यू, व्यापक इंटरव्यू जो एनडीटीवी पर हुआ। संजय पुगलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास बातचीत की, और खास बात में पीएम मोदी ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि मेरी सोच व्यापक और समग्र होती है। 125 दिन का एजेंडा, 100 साल की सोच, 1000 साल का ख्वाब। और हमने आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए, 2047 को ध्यान में रखते हुए काफ़ी मंथन किया। लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए, शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं, और एक जिसको कहे मंथन, महामंथन हुआ है। मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है, और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूँ। अब जैसे हमने माय भारत लॉन्च किया है, मैं आने वाले दिनों में माय भारत को किस प्रकार से देश के युवा को जोड़ूं, और मैं युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत डालूं, युवाओं को बड़े सपने साकार करने के लिए उनके हैबिट में चेंज कैसे लाऊं, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इन सारे प्रयासों का परिणाम होगा, और विरासत और विकास जब दोनों को जोड़ करके मैं चलता हूं, तब मैंने लाल किले से भी कहा था, और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब देश, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने 1000 साल तक हमको बड़ी विचित्र तरह से जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो घटनाएं घट रही हैं जो हमें 1000 साल के लिए उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो मेरे मन में साफ है कि ये समय हमारा है, ये भारत का समय है। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का
दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब ये होता था जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा मलाई, तो ये मलाई फैक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गया था, उसके कारण देश तबाह हो गया। पीएम मोदी ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब प्रमोशन, अच्छा विभाग ही नहीं, सरकारी अफसर समझें कि जीवन का मकसद क्या है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रगति नाम का एक मेरा रेगुलर प्रोग्राम चला, मैं रिव्यू करने लगा और रिव्यू कर करके मैंने उसको गति देने गया। कुछ हमारा माइंडसेट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, सरदार साहब ने कुछ कोशिश की थी, अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए, इस पर हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार के बारे में कहा कि हमारे दौर में शेयर बाजार ने 25,000 से यात्रा शुरू की और 75,000 पर पहुंच गया। 4 जून से शेयर बाजार में जोरदार उछाल आएगी। देखिए, मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज़्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूँगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे जी। और पीएम मोदी ने कहा कि आम नागरिक को एनडीए पर भरोसा है। इतना बड़ा देश आप जिसको देने जा रहे हो उसको जानते हो क्या, उसका नाम पता है क्या, उसका अनुभव का पता है, उसकी क्षमता का पता है क्या? तो ये देश की जनता देखती है। कोई पार्टी अपने नाम बताएं या न बताएं, वो तोड़ती है। और हमारा पलड़ा बहुत भारी है और उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा पलड़ा भारी है, हर कोई कहेगा। चाहे आतंकवाद के खिलाफ हमारा काम हो, चाहे सुरक्षा के विषय में काम हो, चाहे विकास के मुद्दे में काम हो, चाहे विदेश नीति के, चाहे संकट के समय हमारी इनिशिएटिव हो। मैं समझता हूँ देश की जनता इन सारी बातों को देखती है और उसको तोलती है। और इसलिए देश के सामान्य मानवी ने मन बना लिया है कि भारत को बहुत आगे ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक विश्वस्त संगठन है, विश्वस्त लीडरशिप है और जिसको हम जानते हैं, जिसको हम ट्रायल ले चुके हैं, जिसको हम नाप चुके हैं, और इसलिए उनको रिस्क जैसा नहीं लगता है, सहज समर्थन लगता है जी। सरकार के प्रति भरोसा है जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यानी हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि औद्योगिक क्रांति से ही दलित आदिवासी का विकास हो पाएगा। कृषि पर बोझ जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। देखिए, जिन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन किया है ना, बाबा साहब आम्बेडकर एक बहुत बढ़िया बात बताते थे और हमारे देश के राजनेताओं ने उसकी अनदेखी की है। बाबा साहब कहते थे
कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की ज़रूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है। और पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में वित्तीय अनुशासन न होने से नुकसान हुआ, वित्तीय अनुशासन पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। सबके पुराने आप मीडिया के आर्टिकल देखिए, ये तो चुनाव के साल का बजट है, बस मोदी रेवड़ियाँ बांटेगा, चुनाव जीतेगा। और जब बजट आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो चुनावी बजट है ही नहीं। आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल था खर्च करने को और आपने नहीं किया। मैंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना तय, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्त करना है, तो मुझे गरीब को एम्पावर करना होगा, गरीब को अवसर देना होगा। गरीब गरीबी में रहना नहीं चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है उसको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए। और इसलिए हमने, अब देखिए यूपीए सरकार जब थी, फिस्कल डेफिसिट उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ जी। और जहाँ फिस्कल डेफिसिट का वो आप यानी एक प्रकार से उसको मैं मानता हूँ रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। महंगाई बढ़ती है, दुनिया में क्या हाल हुआ है भाई, लोगों को लगा कि भाई कोरोना में नोटें छापो बांटो, दुनिया में अभी भी महंगाई में से बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना, हमने हमारा रेवेन्यू। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि जैसे 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 टैक्सेशन आप कम करोगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जी। लोग ज़्यादा, आप देखिए करीब डबल लोग हमारे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या हो रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, कि उनको भरोसा भी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लगातार कई सारे मुद्दों पर बात हुई। जैसे कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भविष्य के भारत की रूपरेखा को बताता हुआ, दर्शाता हुई ये पूरी बातचीत है, जो करीब 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी है, जिसमें करीब 18 के आसपास सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दिए हैं। किसी सवाल से भी वो यहाँ वहाँ करने की कोशिश नहीं की गई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये व्यापक और समग्र इंटरव्यू है, और बाकी इंटरव्यू से बिल्कुल अलग ये इंटरव्यू रहा। बिल्कुल दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ये व्यापक और अलग इंटरव्यू रहा है। और आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।